नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग सभी। आशा करता हूं कि आप जो हो बहुत अपनी लाइफ में खुश होंगे। दोस्तों, टीएनसी एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टीएनसी एक्सप्रेस जो है वो हर रोज लेके आती है आपके पास में एक नया टॉपिक, और वो नया टॉपिक जो होता है वो कम समय में आपको जो है वो बहुत ज्यादा नॉलेज जो है वो देके जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज की टीएनसी एक्सप्रेस में हमारे पास में क्या टॉपिक रहेगा। दोस्तों आज का हमारे पास में टॉपिक रहेगा रोमेटिक हार्ट डिजीज, जो एग्जाम की दृष्टि से जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। लोगों को लगता है कि ये जो टॉपिक जो है वो बहुत स्मॉल टॉपिक है, और लोग उसको जो है मायोकार्डियल इंफार्क्शन सीएडी इनके कंपैरिजन में जो है वो इसको छोड़ देते हैं। दोस्तों अब तक देखा गया है कि 168 क्वेश्चन जो है वो अब तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है रोमेटिक फीवर से आ चुके हैं, या हम कहें कि रोमेटिक हार्ट डिजीज से जो है वो आ चुके हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, क्योंकि टीएनसी एक्सप्रेस का जो है वो मोटो यही होता है कि एक ऐसी डिजीज जो है या एक ऐसा टॉपिक जो है वो हम चूज करें जो एग्जाम की दृष्टि से जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ के साथ उस एक्सप्रेस में जो है वो हम कम समय में आपको जो है वो ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ट्रेन होती है, लोकल ट्रेन भी जो है वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाती है, लेकिन एक्सप्रेस क्या होता है कि कम समय में आपको उस जगह पे जल्दी पहुंचाती है। तो कहने का मतलब है कि टीएनसी एक्सप्रेस जो है वो आपको अपने लक्ष्य तक जो है वो पहुंचाने में बहुत कम समय लेती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है रोमेटिक हार्ट डिजीज। दोस्तों टॉपिक में हम जो है वो क्या क्या पढ़ेंगे उसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले जो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इन्फेक्शन के बारे में। आई होप इन्फेक्शन के बारे में आप लोग जो है वो अच्छी तरीके से जानते होंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों रूमेटिक फीवर के बारे में, और ये भी देखेंगे कि रूमेटिक फीवर जो है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज से कैसे रिलेशनशिप रखता है, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को जो है वो दोनों चीज एक ही लगती है कि रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट डिजीज। दोस्तों दोनों जो है वो बहुत डिफरेंट थिंग्स है, दोनों की डेफिनेशन भी जो है वो बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि रूमेटिक फीवर जो है वो एक नॉर्मल प्रोसेस हो जाता है, और रूमेटिक हार्ट डिजीज वो हमारे पास में ऑटो इम्यून प्रोसेस हो जाता है। अब बात आती है कि इतना ज्यादा डिफरेंस, यस दोस्तों इतना ज्यादा जो है वो इसमें डिफरेंस होता है। किस तरीके से रूमेटिक फीवर जो है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज को जो है वो रिलेशन रखता है। कभी भी डायरेक्ट जो है, एक चीज और यहां पे बताता हूं, कभी भी डायरेक्ट जो है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज रूमेटिक फीवर के बिना नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स यस, यही चीज जो है वो नहीं आपको देखने को मिलेगी। रूमेटिक फीवर होने के बाद ही जो है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज हो सकती है। तो यही चीज हमें देखना है कि रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट डिजीज में जो है वो क्या रिलेशनशिप है, और इसके साथ साथ कौन कौन से ऑर्गन और भी अफेक्ट होते हैं। क्या रूमेटिक फीवर होने के बाद सिर्फ रूमेटिक हार्ट डिजीज होती है या और भी कुछ होता है। बिल्कुल दोस्तों बहुत सारी चीजें है जो है वो निकल के आएगी, उसको हम देखेंगे, उसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, उसके साइन सिम्टम्स देखेंगे, और उसके बाद जो है वो हम हमारे पास इससे रिलेटेड एमसीक्यू सेशन सॉल्व करोगे, जिसे आप और हम दोनों जो है वो मिलके करेंगे। मैं तो सिर्फ एक पाथवे रहूंगा, करोगे तो आप ही, क्योंकि आपने टॉपिक क्लियर कर लिया होगा तब तक। तो दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं हम इन्फेक्शन, रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट डिजीज से। उससे पहले मैं आपको जो है वो दो टर्म से अवगत करवाना चाहूंगा, जो काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पे सुनने को मिलेगी। अगर नहीं भी मिलेगी तो दोस्तों आपको इनको समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक दोनों चीजें क्लियर नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों आपके पास में ब्लैक बोर्ड पे जो है वो दो हमारे पास में जो है वो चीजें रखी गई है। कौन कौन सी? ऑटो इम्यूनिटी और हाइपर सेंसिटिविटी। ऑफ कोर्स आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन मेरा बताने का जो है फर्ज है। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है और हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस जो है वो जानोगे तभी हम जो है वो रोमेटिक हार्ट डिजीज को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ले लेते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और इम्यूनिटी द रेजिस्टेंस पावर ऑफ आवर बॉडी। सिंपल डेफिनेशन की बात करते हैं, कोई ज्यादा जो है वो जो हम डीपली नहीं लेते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज होता है हमारे पास में कि ऑटो मतलब सेल्फ, और इम्यूनिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी, इन द सेंस कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे बॉडी के जो एंटीजन है, या बॉडी जो है वो ऐसी ऐसी एंटीबॉडीज बना लेती है जो कि हमारे बॉडी के एंटीजेंस के अगेंस्ट काम करती है, या हमारे खुद के टिश्यू को ही जो है वो खाने लग जाती है। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऑटो इम्यूनिटी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे बार क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाती है। वो हमारे कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं या कुछ ऐसी जगह को जो है उनको एंटीजन समझ लेती है और उनके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बना लेती है। उसको हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यूनिटी। क्लियर है? दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास में दोस्तों हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बननी चाहिए,
उनके अगेंस्ट भी जो है वो एंटीबॉडीज बन जाती है। हाइपर मतलब अधिक, और सेंसिटिविटी का मतलब आप समझते हो, सेंसिटिविटी मतलब कितना सेंसिटिव है। उसी तरीके से तो ऐसे एंटीजन जिनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बननी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल डस्ट है, फोलन पार्टिकल्स है, पोलन है, परफ्यूम है, इन सब के अगेंस्ट नॉर्मली जो है वो एंटीबॉडीज नहीं बननी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना देती है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, हाइपर सेंसिटिविटी। तो इन दोनों चीजों को जो है वो ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी तो जो है हमारे पास में सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीज है। ऑटो इम्यूनिटी को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी जो है वो बनाना चालू कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑटो इम्यूनिटी। क्लियर है दोस्तों, दोनों टर्म्स क्लियर हो गई। उसके बाद हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारे टॉपिक में पहली चीज हमें पढ़नी थी इन्फेक्शन। तो दोस्तों इन्फेक्शन क्या होता है, ये चीज जो है वो आपने जो है वो काफी बार सुनी होगी, देखी होगी। इन्फेक्शन की अगर हम सिंपल डेफिनेशन करें कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन, सिंपल बात है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है वो एंट्री प्लस मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों, इन्फेक्शन कहलाता है। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में दोस्तों आपको सारी चीज आ जाती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, सारी चीज आ जाती है। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंट्री ही इन्फेक्शन नहीं कहलाता है जब तक वो एंट्री करेगा, और एंट्री करने के बाद जो हो मल्टीप्लिकेशन भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर में रहते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर में जो है वो चुपचाप सेचुरेटेड होते हैं, उनका कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं, और हम बात करें कि वेजाइना के अंदर ड्यूडेनल बेसिलाई प्रेजेंट होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट है, लेकिन दोस्तों वहां पे अगर बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है तो हम उसको इन्फेक्शन नहीं कहेंगे। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन आ जाती है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंट्री करना प्लस वहां पे बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करना, वो क्या कहलाता है, इन्फेक्शन कहलाता है। क्लियर है दोस्तों। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास में रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर, तो दोस्तों रूमेटिक फीवर क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब भी कभी जो है वो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होने के बाद जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने को हम क्या कहते हैं दोस्तों, दैट इज फीवर। और रोमेटिक फीवर क्या होता है, रोमेटिक फीवर होता है कि जब फेरिंग्स के अंदर दोस्तों वहां पे जो है वो एक स्पेशल टाइप का जो है वो बैक्टीरिया जो है वो कोज करता है और फीवर कोज करवाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रोमेटिक फीवर। तो वो बैक्टीरिया कौन सा होता है, वो होता है दोस्तों बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। हेमेटोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, ये जो है वो स्पेशल प्रकार का बैक्टीरिया है, वो कोज करता है फेरिंजाइटिस। तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, रोमेटिक फीवर। अब उस रोमेटिक फीवर के बाद में जो है वो रोमेटिक हार्ट डिजीज कैसा होता है उसको हम समझते हैं। तो दोस्तों प्रोसेस क्या होती है कि मान लीजिए ये हमारे पास में जो है वो कोई भी पर्सन है, ये हमारे पास में जो है वो एक्चुअली बच्चा है, और ये जो है वो हमारे पास में यहां पे इस तरीके से स्टार्टिंग क्या होती है दोस्तों, कि स्टार्टिंग होता है कि सबसे पहले मान लीजिए इसको जो है वो यहां पे इंफेक्शन हुआ, फेरिंग्स के अंदर जो है वो इंफेक्शन हुआ, और वो इंफेक्शन जो है वो किसकी वजह से हुआ दोस्तों, वो हुआ हमारे पास में दैट इज स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो बैक्टीरिया की वजह से यहां पे इंफेक्शन हुआ। क्लियर है। अब ये इंफेक्शन होने के बाद में है फेरेंजाइटिस में इंफेक्शन हो गया, और ये जो है वो अलग अलग प्रकार के जो है वो स्ट्रेप्टोकोकाई है। इसमें स्पेशली होता है हमारे पास में ग्रुप ए, ये जो है वो ग्रुप ए का जो है वो स्ट्रेप्टोकोकाई है। और क्या इसकी नेचर है, ये जो है वो काफी ज्यादा सीवियर हीमोलाइटिक है। हीमोलाइटिक मतलब आरबीसी का ब्रेक डाउन करने वाला है। तो इसको हम कहते हैं ग्रुप ए, और इसमें अलग अलग कैटेगरी है, ए बी सी डी। तो ये होता है हमेशा बीटा हीमोलाइटिक, बीटा हेमोलाइटिक। तो ये जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से यहां पे जो है वो इंफेक्शन हुआ, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, दैट इज रोमेटिक फीवर। क्या हुआ, इसको जो है वो याद रखना, एग्जाम में जो है वो काफी बार पूछा जाता है कि रोमेटिक फीवर जो है वो किसकी वजह से होता है। अच्छा, रोमेटिक हार्ट डिजीज जो है वो भी कोज करेगा, वो कैसे कोज करेगा वो अभी आएगा। इन्फेक्शन यही रहेगा, यानी कि जो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यही रहेगा, और वो रहेगा हमारे पास में ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई।
पूरा नाम अगर हम बात करें तो ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सबसे पहले यहां पे गले में आके जो है वो इंफेक्शन कोज करेगा। और क्या कोज करेगा दोस्तों? शॉर्ट थ्रोट और फेरेंजाइटिस। शॉर्ट थ्रोट और फेरेंजाइटिस, ये जो है वो हमारे पास में जो है वो इंफेक्शन कोज करेगा। क्लियर है? यहां तक चीज समझ में आ गई होगी, तो उसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि किस तरीके से रोमेटिक फीवर जो है वो हमारे पास रोमेटिक हार्ट डिजीज में जाके जो है वो कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों यहां तक जो है वो इन्फेक्शन हो गया, और रोमेटिक फीवर का जो है वो हमारे पास किस तरीके से निकल के आएगा उसको हम देखते हैं। तो रोमेटिक वर्ड जो है वो निकल के आया, क्योंकि ये जो है वो स्पेशल प्रकार की जो है वो कल्चर में, या हम कहें कि स्ट्रेन में जो है वो डेवलपमेंट करते हैं। इसीलिए ये जो रोमेटिक स्ट्रेन है इसके अंदर जो है वो इसका डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है, इसी कारण इसको जो है वो रोमेटिक फीवर नाम दिया गया। अगर आपसे पूछे कि रोमेटिक फीवर क्यों? क्योंकि रोमेटिक स्ट्रेन में जो है वो इनका डेवलपमेंट होता है। क्लियर है? अब एक्चुअली होता क्या है इसको देखते हैं कि ये यहां पे हमारे पास में कोई बच्चा था, ये हमारे पास में जो है वो बच्चा है, और इसको जो है वो क्या हुआ? इन्फेक्शन हुआ। और इन्फेक्शन किस चीज का दोस्तों? इन्फेक्शन हुआ हमारे पास में फेरिंग्स का। और ये इन्फेक्शन होने के बाद में सबसे पहले क्या होता है, जब भी इन्फेक्शन होता है तो ऑब्वियसली जो है वो हमारे पास में क्या होगा कि एक स्पेशल टाइप से कहें कि हमारे पास में जो इम्यून हेडक्वार्टर है, ये हमारे पास में जो है वो कोई एंटीबॉडी जो है वो बनाने वाला हेडक्वार्टर है, और ये इम्यून हेडक्वार्टर जो है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा। क्लियर है? जैसे ही कोई इन्फेक्शन हुआ, ये क्या है हमारे पास में? एंटीबॉडीज, सॉरी एंटीजन। ये है हमारे पास में एंटीजन, और एंटीजन जैसे ही यहां पे आया, एंटीजन आया तो इम्यून हेडक्वार्टर जो है वो एक्टिवेटेड होगा। इम्यून हेडक्वार्टर एक्टिवेटेड होगा तो ये इम्यून हेडक्वार्टर जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? ये जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। ये एक सिंपल जो है वो फिजियोलॉजिकल चीजें हैं, आप सब लोगों को पता होगी कि जब भी कभी हमारे पास में जो है वो इन्फेक्शन आता है या एंटीजन आते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो उनके अगेंस्ट जो है वो क्या करती है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही हमारे पास में कोई एंटीजन आया, एंटीजन कौन सा था दोस्तों? ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। इन्फेक्शन हुआ, सोर थ्रोट हुआ, जिसको हमने क्या कहा? रूमेटिक फीवर। अब नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि सिंपल यहां पे इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, सिंपल यहां पे हर एक लाइन जो है वो क्वेश्चन बनेगी। कैसे बनेगी अभी सामने निकल के आ जाएगा। यहां पे इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होते ही यहां पे जो है वो एंटीजन प्रोड्यूस हो गए। क्यों? क्योंकि एंटीजन आते हैं हमारे पास में इम्यून हेडक्वार्टर सिस्टम है, या हम कहें कि जो हमारे पास में इम्यूनिटी वाला जो है वो एरिया डेवलप हो गया, वो इम्यून हेडक्वार्टर एक्टिवेटेड होने के बाद वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, और वो एंटीबॉडीज इनको मारेगी, और नॉर्मल प्रोसेस में जो है वो आदमी ठीक हो जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि सब जब ठीक ही हो गया तो रोमेटिक हार्ट डिजीज तो आया ही नहीं, बाकी चीजें कहां निकल गई? तो दोस्तों जनरली 97 से 98% लोगों में ये चीज चलती है। क्या हुआ? 97 से लेके 98% लोगों में ये जनरली चीजें चलती है कि जैसे ही एंटीजन ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन हुआ, देन इन्फेक्शन होने के बाद हमारी इम्यूनिटी जो है वो सिस्टम एक्टिवेटेड हुआ, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई, और वो एंटीबॉडीज इन बैक्टीरिया को जो है वो मार देती है, और आदमी जो है वो या बच्चा जो है वो रिकवर हो जाता है। ये प्रोसेस होती है हमारे पास में सिंपल 97 से 98 लोगों में। बाकी बचे 2 से 3% लोग, उनमें क्या होता है? तो दोस्तों बाकी जो 2 से 3% लोग बचे, उनमें हिस्ट्री जो है वो चेंज हो जाती है। अब उनमें क्या हिस्ट्री चेंज हो जाती है उसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों ये जो एंटीबॉडीज बनी, ये एंटीबॉडीज को जो है यहां समझना, इसी लाइन पे पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो एंटीबॉडीज बनी, ये एक स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज थी। वो बैक्टीरिया को जब मारती है तो एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन पे जाके अटैक करती है, जिसको बोलते हैं हम प्रोटीन एम। ध्यान से समझना दोस्तों, प्रोटीन एम, प्रोटीन एम पे जो है वो अटैक करती है। यानी कि कुल मिला के इसको ऐसे समझो कि ये एंटीबॉडी जब ढूंढेगी, जिसे हमें पता है कि ये दुश्मन जो है वो इस कलर के कपड़े पहन रखा है, तो उस पे जाके अटैक करते हैं। ठीक उसी तरीके से ये एंटीबॉडी जो बन गई, ये एंटीबॉडीज क्या है? वो बैक्टीरिया के स्पेशल प्रकार की जो सेल वॉल है उस पे जाके अटैक करती है और उस बैक्टीरिया को मारती है। तो जो प्रोटीन स्पेशल टाइप की प्रोटीन है वो प्रोटीन एम टाइप की है। ठीक वैसी प्रोटीन हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होती है।
और हमारी बॉडी में 5 ऐसे ऑर्गन हैं जहां पे वो प्रोटीन एम टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ऑफ कोर्स उसको तो पता है कि कहां अटैक करना है, प्रोटीन एम पे अटैक करना है। वो प्रोटीन एम कहां प्रेजेंट है, वो प्रोटीन एम ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई पे प्रेजेंट है। लेकिन वैसी की वैसी सेम प्रोटीन हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स होते हैं जहां पे वो प्रेजेंट होती है, तो वहां पे भी अटैक करेगी। तो ऑफ कोर्स जो अटैक करेगी वो चीज कहलाती है हमारे पास में ऑटो इम्यूनिटी, क्योंकि हमने क्या कहा था कि हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स है उन्हीं के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना चालू हो जाती है, या हमारे शरीर की जो स्ट्रक्चर है उन्हीं को जो है वो एंटीबॉडीज के रूप में फाइंड आउट कर लेती है और उन पे जाके अटैक करती है। उसको हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यूनिटी। अब बात आती है कि ये कौन कौन से सिस्टम पे जो है वो अटैक करती है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो 5 सिस्टम आते हैं, पहले तो ये अटैक करेगी हमारे पास में जॉइंट्स पे। सबसे पहले जो है वो अटैक करती है हमारे पास में जॉइंट्स पे। उसके बाद अटैक करती है हमारे पास में दैट इज ब्रेन। ब्रेन पे जो है वो अटैक करेगी। उसके बाद जो है वो हमारे पास अटैक कर सकती है हार्ट पे। सबसे पहले जो है वो जॉइंट्स पे करेगी, बाकी कोई सा भी कर सकता है। उसके बाद ब्रेन पे भी कर सकती है, हार्ट पे भी कर सकती है। देन उसके बाद कर सकती है हमारे पास में स्किन, और उसके बाद इन द सेंस और करती है सकते हैं हमारे पास में क्यूटेनियस टिश्यू। ये जो हमारे पास में 5 ऑर्गन है वहां पे जाकर जो है वो ये चीज अटैक करती है। तो कौन कौन सी चीजें हो गई, एक हो गया हमारे पास में ब्रेन पे, दूसरा हो गया हमारे पास में जॉइंट्स पे, एक हो गया हार्ट पे, एक हो गया स्किन पे, और एक हो गया क्यूटेनियस टिश्यू पे। यहां पे जो है वो बिल्कुल जो है वो अटैक कर सकती है। वहां पे सेम एम प्रोटीन लाइफ की स्ट्रक्चर है, तो वहां पे जाके अटैक करेगी। तो ऑफ कोर्स ये 5 जगह जो है वो हमारे पास में ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यून जो है वो हमारे पास में निकल के आएगा। आई होप यहां तक समझ में आया। फिर से एक सेंटेंस में और रिपीट कर रहा हूं। जनरली कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही सोर थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, सोर थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, किसकी वजह से हुआ, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जैसे जो है वो यहाँ पे इन्फ्लामेशन किया, इन्फेक्शन किया, देन उसके बाद हमारी बॉडी ने जो है वो एंटीबॉडीज बनाना चालू कर दी। वो एंटीबॉडी जो है वो उस बैक्टीरिया को मारेगी, और 97 से 98% लोगों में ये नॉर्मल प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन कुछ अनलक्की पर्सन होते हैं 2 to 3%, उसमें क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज मारने का तरीका है वो जहां पे अटैक करती है, स्पेशल एक प्रोटीन एम पे जाके अटैक करती है, वैसी की वैसी प्रोटीन जो है वो हमारे ओन टिश्यूज में, हमारी जो है वो बॉडी है वहां के टिश्यू में प्रेजेंट होती है, और तो उस कारण से जो है वहां पे जाके अटैक करेगी। और वो प्रोटीन एम टाइप की जो है वो स्ट्रक्चर कहां प्रेजेंट होती है, वो जॉइंट्स में प्रेजेंट होती है। अच्छा, इसमें भी और डिटेल में होता है। जॉइंट्स में कौन से में, वो होती है सिर्फ और सिर्फ साइनोवियल जॉइंट्स में, सारे जॉइंट्स में नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ साइनोवियल कैविटी या साइनोवियल जॉइंट्स होंगे वहां पे प्रेजेंट होती है। ब्रेन में होती है, और ब्रेन में भी कौन सा, बेसल गैंग्लिया जो होता है वहां पे प्रेजेंट होती है। देन हार्ट में, पूरे हार्ट में जो है वो ये चीज प्रेजेंट होती है। देन स्किन में प्रेजेंट होती है, और क्यूटेनियस टिश्यू जो है वो वहां पे जाके प्रेजेंट होती है। अब दोस्तों 1 by 1 करके जो है वो इनमें ले लेते हैं कि किस तरीके से वो अटैक करेंगे तो क्या होगा, और क्या होने के बाद जो है वो किस तरीके से कॉम्प्लिकेशन निकल के आएगी, और उनका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से होगा। तो 5 जो है वो हमारे पास में ऑर्गन्स को ले लेते हैं। उसके साथ ही जो है वो हमारे पास में निकल के आएगा कि रूमेटिक हार्ट डिजीज क्या होती है, रूमेटिक कोरिया क्या होता है, देन रूमेटिक जो है वो स्ट्रेन क्या होते हैं, वो सारी चीजें जो है वो निकल के आएगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं जॉइंट से। तो यहां पे पहली चीज आ गई हमारे पास में, दैट इज, मैं स्टार्ट करके कर रहा हूं 1 जॉइंट्स। जॉइंट्स में मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये जो है वो किस पे अटैक करते हैं, ये जो है वो साइनोवियल जॉइंट्स पे अटैक करेंगे। साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स पे जो है वो बेसिकली अटैक करेंगे, वहां पे जाके जो है वो अटैक करेंगे। अब वहां पे अटैक करेंगे, देन उसके बाद क्या होगा दोस्तों, वहां पे जो है वो इन्फ्लामेशन चालू होगा, इन्फ्लामेशन चालू होगा, और स्वेलिंग जॉइंट होगी। ठीक है, जॉइंट्स में जो है वो स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग प्रेजेंट होगी। और उसके साथ साथ क्या होगा कि जो इन्फ्लामेशन हो रहा है वो माइग्रेटरी इन्फ्लामेशन होगा। माइग्रेटरी इन द सेंस, आपको पता है माइग्रेशन से लिया गया है। माइग्रेटरी इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि सपोज कीजिए कि यहां पे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हुआ, उसके बाद जो है वो नी जॉइंट्स में हो गया। तो ये एक हिस्ट्री लेते टाइम पे जो है हमें ध्यान में रखना है
कि जो सिंपल रूमेटिड आर्थराइटिस होता है वो लोकेलाइज्ड होता है, यानी कि एक जॉइंट्स में हो गया तो वहीं पे होता है। लेकिन जो रूमेटिक आर्थराइटिस है वो जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है। उसमें क्या होता है, माइग्रेटरी इन्फ्लामेशन होता है। इसमें हो गया तो फिर उसके बाद जॉइंट्स में इस तरीके से जो है वो एक दूसरे जॉइंट्स में जो है वो फैलता रहता है, या एक दूसरे जॉइंट्स में जो है वो सर्कुलेट होता है, उसको हम बोलते हैं माइग्रेटरी इन्फ्लामेशन। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों यहां पे आ गया हमारे पास में, इन जॉइंट्स पे जो है वो अटैक करेगा। अगर ये जॉइंट्स पे अटैक करेगा और जॉइंट्स पे अटैक करने के बाद में आपको पता है कि सिंपल डेफिनेशन रूमेटिक, ठीक है, या रूमेटिड आर्थराइटिस, या सिंपल हम बात करें आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या होता है दोस्तों, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि अगर वो इन्फ्लामेशन जॉइंट जो है वो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, रूमेटिड आर्थराइटिस। क्लियर है दोस्तों। तो जहां कहीं पे भी कोरिया आएगा हमारे पास ब्रेन में तो वो रूमेटिक कोरिया आएगा, मतलब जहां पे भी ये ऑटो इम्यून वाला सिस्टम आ जाएगा वहां पे रूमेटिक वर्ड आएगा। इससे रिलेटेड ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के ऑटो इम्यून वाला जो काम आएगा वहां पे इसके आगे रूमेटिक जरूर जो है वो लिखाएगा। तो हम अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें कि आर्थराइटिस क्या होता है दोस्तों, तो आर्थराइटिस की एक सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी कि आर्थराइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स। लेकिन हम बात करें कि रूमेटिड आर्थराइटिस तो क्या हो जाएगा, इट इज ऑटो इम्यून डिजीज कॉज्ड बाय बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई एंड इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से दोनों डेफिनेशन चेंजेज हो जाएगी। रूमेटिड लग गया इन द सेंस वहां पे ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हो रहा है। क्लियर है दोस्तों। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में बेसिकली हम जो है वो सिंपल एक चीज करते हैं, वो करते हैं एक तो कंप्लीट बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट करते हैं। और साथ में अगर मान लीजिए दिया जाना चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक एनएसएआईडी जिसको हम कह सकते हैं एस्प्रिन, वो दे सकते हैं। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं देना है। अननेसेसरी जो है वो आपको बच्चे को एंटीबायोटिक थेरेपी नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक गुड न्यूज ये है कि धीरे धीरे जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इन्फेक्शन ठीक होगा। हमें सिर्फ एंटीबायोटिक देनी है वहां पे ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई फेरिंग्स वाली जगह, बाकी जगह पे नहीं है। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखना। और एंटीबायोटिक मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव एंटीबायोटिक होती है वो होती है हमारे पास में पेनिसिलिन। क्या होती है दोस्तों, पेनिसिलिन जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसीलिए जो है वो एग्जाम में अभी हमारे पास में आएगा कि जो हार्ट रूमेटिक हार्ट डिजीज आएगा उसमें हम जो हो पेनिसिलिन ही देते हैं, बाकी किसी में नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे उसका रीजन मैं आपको मैंने पहले बता दिया था कि शुरुआती में कभी भी जो है वो एंटीबायोटिक नहीं देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट बेड रेस्ट करवाएंगे। क्योंकि एक अच्छी चीज निकल के आई है यहाँ पे, वो चीज निकल के आई है कि ऑटोमेटिक धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता जाएगा वैसे वैसे ये चीज ठीक होती जाएगी। क्लियर है दोस्तों। तो इस चीज को जो है वो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। दूसरा हम ले लेते हैं, दूसरा हमारे पास में आ गया। हमने पहले जो है वो जॉइंट्स को डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस कर लेते हैं ब्रेन को। तो ब्रेन को डिस्कस करेंगे। सेकंड आ गया हमारे पास में ब्रेन। तो दोस्तों ब्रेन में मैंने आपको बताया ये कहां पे अटैक करते हैं, ये करते हैं बेसल गैंग्लियन पे। और बेसल गैंग्लियन में भी जो है वो सबसे ज्यादा कौन अफेक्ट करता है, मोटर एक्टिविटी को जो है वो अफेक्ट करते हैं। दो चीजें होती है, एक मोटर और एक सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी वाला क्या करता है, सेंसेशन लेने का काम करता है, यानी कहीं पे भी कुछ हुआ बॉडी में, कहीं पे भी हुआ उसके सेंसेशन का जो है वो लाके ब्रेन में देता है, वो होती है हमारे पास में सेंसरी। मोटर क्या होती है, उस चीज को करना। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हीट है तो मैंने टच करके गया, ये तो हमें सेंसेशन पहुंचा, वो तो होगी सेंसरी। दूसरी होगी हमारे पास में मोटर। मोटर जैसे कि मेरे को इसको पकड़ना है तो मैंने पकड़ लिया, वो होगी मोटर एक्टिविटी। तो इसमें क्या करता है कि ब्रेन के अंदर जो है वो सीधा बेसल गैंग्लियन पे अटैक करेंगे, और बेसल गैंग्लियन पे भी कहां पे अटैक करेंगे, मोटर एक्टिविटी पे। तो मोटर एक्टिविटी पे अटैक करेंगे तो क्या होगा, पर्पसलेस इनवॉलंटरी जो है वो हमारे पास में डांसिंग लाइक जो है वो मोटर एक्टिविटी होगी, जिसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, रूमेटिक कोरिया। रूमेटिक कोरिया आपने सुना होगा, कोरिया। कोरिया भी जो है वो क्या होता है दोस्तों, कोरिया होता है हमारे पास में इर्रेगुलर बॉडी मूवमेंट। कोरिया आपने देखा होगा, अगर आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा है तो उसमें कोरिया जो है वो आपने देखा होगा। तो कोरिया होता है इनवॉलंटरी पर्पसलेस मस्कुलर एक्टिविटी, वो होती है कोरिया। और वो कोरिया अगर जो हो वो हमारे पास में रूमेटिक फीवर की वजह से हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे रूमेटिक कोरिया। इसको जो है वो अलग नाम से जाना जाता है,
ये भी एग्जाम में पूछा गया है। दो अलग नाम से इसको और जाना जाता है, वो दो अलग नाम जो है वो मैं आपको यहां पे बताता हूं। एक तो होता है हमारे पास में दोस्तों सेंट वाइटस डांस कोरिया, इस नाम से भी, और दूसरा जो है वो उसको बोलते हैं सेडनहैंस कोरिया। तो ये चीज भी जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। दोनों बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है कि रूमेटिक कोरिया को जो है वो किस नाम से जानता है, सेडनहैंस या सेट वाइटस कोरिया के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज भी जो है वो आपको दोनों याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी जो है वो दोनों बार पूछा गया है। व्हाट द अदर नेम ऑफ द रूमेटिक कोरिया या सेडनहैंस कोरिया को जो है वो किस नाम से जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों। हुआ क्या, वहां पे ऑटो इम्यूनिटी हुआ, वो ऑटो इम्यूनिटी में हमारे पास ब्रेन पे अटैक किया। ब्रेन पे कहां पे किया, बेसल गैंग्लियन पे किया। बेसल गैंग्लियन पे कहां पे किया, मोटर एक्टिविटी पे किया। क्या हुआ, पर्पसलेस इनवॉलंटरी जो है वो हमारे पास बॉडी मूवमेंट हुआ। लेकिन यहां पे भी एक अच्छी चीज है, वो है कि कुछ टाइम के पीरियड के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली कोरिया जो है वो डिसअपियर हो जाता है। यानी कि हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ बेड रेस्ट करना है और कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो ये चीज क्लियर हो जाती है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो यहां पे भी ये चीज क्लियर होगी। दो चीज हमारे पास में जो है वो क्लियर होगी, वो था हमारे पास में दैट इज पहले जॉइंट्स क्लियर हो गया, उसके बाद ब्रेन क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हार्ट। अच्छा, हार्ट को जो है वो मैं थोड़ी देर बाद में बताता हूं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं स्किन, उसके बाद क्यूटेनियस टिश्यू और लास्ट में सब कुछ से लास्ट में जो है वो हम इसको हार्ट को ले लेते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास में दैट इज स्किन। अब स्किन में क्या करता है दोस्तों, स्किन में क्या करता है कि ये कोई पर्सन है और ये पर्सन में जो सेंट्रली जो है वहां पे नोड्यूल्स बनना चालू हो जाते हैं। जैसे ये कोई नोड्यूल जो है वो बनना चालू हो गए, हमारे जो मिडल पेयर जो एरिया है वहां पे छोटे छोटे नोड्यूल्स बनना चालू हो जाते हैं। और ये नोड्यूल्स जो है वो बिल्कुल जो है वो रेड कलर के होते हैं। किस तरह के, रेड कलर के होते हैं। और यहां पे जो है वो बेसिकली होता क्या है, छोटे छोटे ब्लड के जो है वो थक्के बनना चालू होते हैं और इस तरीके से जो है वो एरिया चालू होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हो गया स्किन में यहां पे पेचेज बन गए। पेचेज बनने के बाद क्या होता है कि कुछ समय के बाद यहां पे भी एक अच्छी चीज है। अच्छी चीज क्या है कि धीरे धीरे जो है वो ये हील होना चालू हो जाते हैं। और ये जो हील होते हैं उनके जो हील होने का तरीका जो है वो सेंट्रल पार्ट से हील होते हैं। क्या होते हैं, सेंट्रल पार्ट से हीट होते हैं और इस तरीके से जो है वो इनकी हीलिंग प्रोसेस चलती है। तो इस तरीके से हीलिंग प्रोसेस चलती है जिसकी वजह से जो है वो इरिदेमा बनता है, लेकिन वो मार्जिनल के रूप में बन जाता है। इसी कारण इसको जो है वो क्या कहते हैं, इरिदेमा मार्जिनेटम। इरिदेमा मार्जिनेटम, इरिदेमा मार्जिनेटम। क्यों, क्लियर है, क्योंकि यहां पे जो हील हो रहा है, देखो किस तरीके से मार्जिन बन गया। क्लियर है। फिर से ये जो है वो सेंट्रल पार्ट से हीट होना चालू हो जाते हैं, हील होना चालू हो जाते हैं। और बिल्कुल जो इरिदेमा आरबीसी की वजह से बना है और इस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर बन गई है जिसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इरिदेमा मार्जिनेटम। तो ये चीज भी जो है वो ध्यान में रखना। इरिदेमा क्यों, क्योंकि ये आरबीसी की एक्यूमुलेशन की वजह से हुआ है। और मार्जिनेटम क्यों बोला, क्योंकि ये जो है वो कुछ समय के बाद जो है वो हील होना चालू होते हैं और वो हील जो है वो हमेशा सेंट्रल पार्ट से जो है वो हील होना चालू होते हैं, इसलिए इनका नामकरण कर गया इरिदेमा मार्जिनेटम। क्लियर है। ये भी जो है वो धीरे धीरे जो है वो ठीक हो जाते हैं, एक्सटर्नल सरफेस पे होते हैं, बाकी जो है वो चीजें हील होना चाहती है, जिसको वजह से क्या बोलते हैं, इरिदेमा मार्जिनेटम। यहां पे भी वही अच्छी चीज है कि कुछ समय के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली ये चीज जो है वो ठीक हो जाती है। क्लियर है। उसके बाद हम ले लेते हैं दोस्तों सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो है वो क्या होगा, तो दोस्तों सबक्यूटेनियस टिश्यू में होता है, ये हमारे पास में स्किन है और ये जो है वो नीचे वाला एरिया है हमारे पास में सबक्यूटेनियस टिश्यू। अब सबक्यूटेनियस टिश्यू में क्या होता है दोस्तों, सबक्यूटेनियस टिश्यू में इसमें जो है वो नोड्यूल्स बनना चालू हो जाते हैं, नोड्यूल बनना चालू होते हैं। और वो नोड्यूल्स क्या होता है, जो भी हमारे पास में एक्सट्रेनियस सरफेस है, जो आउटर सरफेस है, वहां जो है वो बनना चालू हो जाते हैं। और वो नोड्यूल्स जो है वो ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद जो है वो डिसअपियर, नोड्यूल्स बनते हैं लेकिन कुछ समय के बाद जो है वो ऑटोमेटिक हील हो जाते हैं। तो ये भी यहाँ पे जो है वो अच्छी चीज है। मतलब जितने भी हमने पढ़े रूमेटिक फीवर में, उसमें हमने पढ़ा कि होते हैं हमारे पास में ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से, वहां पे जो एंटीबॉडीज बनती है वो एंटीबॉडीज हमारे
खुद के जो है वो टिश्यू पे जो है वो जाके अटैक करती है, और वो टिश्यू पे जाके अटैक करने के बाद जो है कुछ समय के बाद जो है वो ऑटोमेटिक हील होना चालू कर देते हैं। तो उसकी वजह से वहां पे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हो गया क्लियर? ये एंटीबॉडीज बनी, ये एंटीबॉडीज ने हमारे बॉडी पे यहां अटैक किए, जॉइंट्स पे अटैक किए, जिसमें हमने क्या बोला, रूमेटिक आर्थराइटिस। ये भी कुछ समय के बाद जो है वो ऑटोमेटिक हील हो जाते हैं, अच्छी बात है। दूसरा क्या हुआ कि ये अटैक करते हैं हमारे पास में ब्रेन पे, तो ब्रेन पे अटैक करते हैं तो ब्रेन पे वहां पे मोटर एक्टिविटी पे, बेसल गैंग्लिया पे अटैक करते हैं। लेकिन यहां पे भी अच्छी चीज है कि कुछ समय के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली ये हील हो जाते हैं। हार्ट की में जो है वो स्टोरी जो है वो पूरी चेंज हो जाएगी, पूरी हिस्ट्री जो है वो चेंज हो जाएगी। स्किन में क्या हुआ, इरिथेमा मार्जिनेटम बना, और ये इरिथेमा मार्जिनेटम भी जो है वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। लास्ट बचा हमारे पास में सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो है वो हमारे पास में नोडुल्स बने, और वो नोडुल्स भी जो है वो हमारे पास में धीरे धीरे समय के साथ जो है वो ठीक हो जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? जहां तक चीजें जो है वो हमारे पास क्लियर होगी, अब बात आ जाती है नई हिस्ट्री की कि हार्ट के अंदर जो है वो क्या होता है। और हार्ट के अंदर जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसी के कारण इसको जो है वो रोमेटिक फीवर से लिया गया है। यहां एंटीबॉडीज बना, अब ये एंटीबॉडी जो है वो हमारे हार्ट पे अटैक डालेगी, जिसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, रोमेटिक हार्ट डिजीज। तो अब चीज समझ में आ गई होगी कि ये रोमेटिक फीवर से रोमेटिक हार्ट डिजीज जो है वो कैसे बना। क्लियर है? तो अब हम सबसे लास्ट हमारे पास में ले लेते हैं हार्ट में। हार्ट में जो है वो किस तरीके से होता है उसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे पास में हार्ट को। ये हो गया हमारे पास में पांचवा, दैट इज हार्ट। अब देखो हार्ट में जो है वो हिस्ट्री जो है वो पूरी चेंज हो जाती है। हार्ट में जो है वो हिस्ट्री चेंज होती है और पूरी की पूरी जो है वो हिस्टोरी बन जाती है। होता क्या है, ये हमारे पास में जो है वो नॉर्मली हार्ट है, और ये हार्ट है तो उसकी जो है वो हमारे पास में जो है वो 3 लेयर प्रेजेंट होती है। ये मायोकार्डियम, और इसके बाद में जो है वो अंदर वाली जो है वो एंडोकार्डियम। ये जो है वो स्ट्रक्चर एंडोकार्डियम, ये होगी एंडोकार्डियम। क्लियर? 3 लेयर प्रेजेंट होती है। बीच वाली जो है वो हमारे पास में मस्कुलर आ गई, ये जो है वो मस्कुलर है, और सबसे आउटर वाली जो है वो पेरिकार्डियम। इसको मैं अलग कलर से ले लेता हूं, इट इज पेरिकार्डियम। ये हमारे पास में हो गया, तीनों स्ट्रक्चर हो गए हमारे पास में, दैट इज पेरिकार्डियम, इट इज मायोकार्डियम एंड अंदर वाली जो है वो एंडोकार्डियम। अब देखो दोस्तों होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि यहां पे जो है वो हमारे पास में जो एंटीबॉडीज अटैक की, ये तीनों पे जो है वो अलग अलग भी कर सकती है, और तीनों लेयर्स पे जो है वो एक साथ भी कर सकती है। अगर हमारे पास में पेरिकार्डियम पे अटैक करेंगे तो उसको हम बोलेंगे पेरिकार्डिटाइटिस। क्या बोलेंगे दोस्तों? पेरिकार्डिटाइटिस। अगर मायोकार्डियम पे करेंगे तो मायोकार्डिटाइटिस, और अगर एंडोकार्डियम पे करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एंडोकार्डिटाइटिस। अगर तीनों पे करेंगे तो उसको हम बोलते थे पेनकार्डिटाइटिस। क्लियर है दोस्तों? ये भी जो है वो एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि पेनकार्डिटाइटिस जो है वो किसका इन्फ्लामेशन होता है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे, आप सोचो कि सर हमने तो पेरिकार्डियम में पढ़ लिया, मायोकार्डियम पढ़ लिया, एंडोकार्डियम पढ़ लिया, ये पेनकार्डिटाइटिस क्या होता है? तो दोस्तों अगर तीनों लेयर में जो है वो इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेनकार्डिटाइटिस। तो इस चीज को भी जो है वो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है दोस्तों? अब अपने नाक कान ज्ञान सब चीजों को खोलो, क्योंकि यहां पे हर एक लाइन से क्वेश्चन आने वाला है, और क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री यही कहती है अब तक की कि हर लाइन से जो है वो क्वेश्चन आता है। अब वो क्वेश्चन किस किस तरीके से आता है उसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों पेरिकार्डियम में, कि पेरिकार्डियल लेयर में जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों जैसे यहां पे जो है वो इन्फ्लामेशन हुआ, ये जो हमारे पास में पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम में जो है वो आपको पता ही है कि 2 टाइप की होती है, एक फाइबर्स पेरिकार्डियम और एक होता है सीरस पेरिकार्डियम। क्लियर है दोस्तों? अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आपने जो है वो अच्छी तरीके से देखी होगी। ये जो है हमारे पास में, ये हमारे पास में एंडोकार्डियम, ये जो बीच वाली जो लेयर है ये दैट इज मायोकार्डियम, और ये जो अंदर वाली है इसको हम बोलते थे, ये वाली जो है हमारे पास में फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये है हमारे पास में दैट इज सीरस पेरिकार्डियम, ये वाली सीरस पेरिकार्डियम। इसमें 2 लेयर होती है, ये विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, और ये पेराइटल पेरिकार्डियम।
और इसमें जो है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। यह आपको बेसिकली जो है वो स्ट्रक्चर पता होगी। कौन सी? ये है हमारे पास में एंडोकार्डियम जो कि अंदर वाली लेयर होती है, ये मायोकार्डियम सबसे बड़ी वाली लेयर होती है, और ये हो गया हमारे पास में टोटल पेरिकार्डियम। ये है हमारे पास में पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है ये जो है वो फाइबर्स पेरिकार्डियम था, फाइबर्स टिश्यू की बनी होती है, और ये टोटल सीरस मेम्ब्रेन है। ये जो है वो विसरल पेरिकार्डियम, ये पैराइटल पेरिकार्डियम, और इन दोनों के बीच में जो है फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब जैसे यहां पे इंफेक्शन होता है तो ये जो फाइब्रिन है, इसमें से जो फाइबर्स टिश्यू में जो फाइब्रिन जो है वो फाइब्रिन जो है वो यहां पे आके इकट्ठी हो जाती है। क्या होता है दोस्तों? ये फाइब्रिन जो है वो यहां पे आके इसमें जो है वो इकट्ठी हो जाती है, और वो अब सोचिए, आपको पता है कि यहां पे पेरिकार्डियल फ्लूइड है और फाइब्रिन थ्रेड जो है वो इकट्ठे आके हो जाएंगे, तो उसकी वजह से किसी भी पार्ट में अगर फाइब्रिन जो है तो वहां पे एकदम जो है वो रब, जैसे मान लीजिए ये दोनों स्किन है और स्किन के बीच में हमारे पास में कोई चीज रख दूं, हार्ड वाली चीज, तो आपको जो साउंड सुनाएगा, फ्रिक्शन वाला साउंड सुनाई देगा, वो होता है पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, और इसको हम बोलते हैं फिब्रिनस पेरिकार्डियल। तो ये भी जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, किस तरीके से, कंसेप्ट को समझो। जैसे हमारे पास में रूमेटिक फीवर हुआ, रूमेटिक फीवर है तो वहां पे एंटीबॉडीज बनी, वो एंटीबॉडीज ने आके अटैक किया कहां पे? यहां पे पेरिकार्डियल वाले पे। पेरिकार्डियल वाले पे अटैक करते हैं तो उसके बाद जैसे अटैक करते हैं तो पैथोलॉजी के हिसाब से क्या होता है कि वो फाइब्रिन टिश्यू जो है वो अलग होते हैं, और वो फाइब्रिन जो है वो प्रोटीन नेचर का होता है। फाइब्रिन वाला जो पार्ट यहां पे आके जो है वो आ जाता है, तो जो फाइब्रिन थ्रेड आके इकट्ठे हो जाते हैं उसको हम बोलते थे फिब्रिनस पेरिकार्डियटाइटिस। तो ये भी जो है वो एग्जाम में पूछा गया था कि फिब्रिनस पेरिकार्डियटाइटिस जो है वो क्या होता है। अब फिब्रिनस पेरिकार्डियटाइटिस को जो है वो अलग नाम से भी जाना जाता है। किस तरीके से? अगर हम जैसे मान लीजिए पेरिकार्डियल लेयर को जो है वो अलग करते हैं, ठीक है, पेरिकार्डियल लेयर को जैसे हम अलग करेंगे तो वहां पे फाइब्रिन थ्रेड्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। इसको इस तरीके समझो कि जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे काफी नोटी होते हैं, तो उनके ऊपर जैसे हम ब्रेड लगाते हैं, ब्रेड लगा के देते हैं, ब्रेड को जो है वो दोनों को बटर से जो है वो मिक्स कर देते हैं, यानी कि ब्रेड के ऊपर जो है वो बटर हमने लगा दिया और दो ब्रेड को आपस में जोड़ के बच्चे को दे दिया। अब बच्चे ने क्या किया? उन दोनों ब्रेड को अलग किया, तो दोनों ब्रेड को अलग किया तो छोटे छोटे स्पाइक जो है वो बनना चालू हो जाते हैं। तो वैसे ही स्ट्रक्चर जो है वो यहां पे देखने को मिलती है। इसकी वजह से इसका दूसरा नाम होता है ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डियटाइटिस। क्या हुआ? ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डियटाइटिस। दोस्तों एम्स जोधपुर के ट्यूटर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डियटाइटिस क्या होता है या वो किस तरीके से होता है, वो किस तरीके से होता है। अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो पेरिकार्डियल लेयर है उसमें हमारे पास में जो फाइब्रिन थ्रेड्स है वो आपस में जो है वो स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ब्रेड के ऊपर बटर होता है वैसे जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या बोला है हमने? ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डियटाइटिस। क्लियर है दोस्तों? ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डियटाइटिस। तो ये वर्ड जो है वो यहां से निकल के आया है, तो इस चीज को जो है वो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया दोस्तों? सेकंड चीज आ जाती है हमारे पास में, यहां तक क्या होता है कि हमारे पास में फाइब्रिन टिश्यू है और वो फाइब्रिन टिश्यू जो है उनको या तो हमें जो है वो एंटीकोगुलेंट थेरेपी या प्लाज्मोजिन जो कि देके जो है वो इन फाइब्रिन थ्रेड्स को जो है वो डिजोल्व करना पड़ता है। यहाँ पे हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली डिजोल्व नहीं होते। बाकी सारे जो है वो हमने ऑर्गन्स में क्या कहा कि ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जो है वो डिजोल्व हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली जो है वो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं हुए। यहाँ पे हमें जो है वो थेरेपी देनी पड़ती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मायोकार्डियल। तो दोस्तों मायोकार्डियल लेयर में क्या होता है कि जैसे एक्यूट स्टेज में अटैक करता है, तो एक्यूट स्टेज में करता है तो यहां पे जो है वो धीरे धीरे छोटे छोटे जो है वो नोड्यूल्स बनना चालू होते हैं, छोटे छोटे पिन लाइक स्ट्रक्चर बनना चालू हो जाती है। और उन पिन लाइक स्ट्रक्चर की अगर आप डिटेल से देखोगे तो इस तरीके से, जो ये हमने कोई स्लाइड ली है, इसके अंदर जो है वो छोटे छोटे मैक्रोफेजेस आपको दिखाई देंगे, देन छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देंगे। इसको हम बोलते हैं एस्कोफ बॉडीज। क्लियर है दोस्तों? तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। रूमेटिक हार्ट डिजीज में जो है वो हमें एस्कोफ बॉडीज देखने को मिलेगी। एग्जाम की दृष्टि से एस्कोफ बॉडी भी जो है वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। टोटल हमारी बॉडी में बॉडी से रिलेटेड दो ही क्वेश्चन बनते हैं। बॉडी इन द सेंस वो बॉडी नहीं, ये बॉडी, ठीक है, एस्कोफ बॉडी और निग्री बॉडी।
निग्री बॉडी जो है वो रेबीज में देखने को मिलेगी और इसके एस्कॉफ बॉडी जो है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज में देखने को मिलेगी, और वो भी किसमें, मायोकार्डियाटिस में। किसमें दोस्तों, मायोकार्डियाटिस में। तो इसको भी ध्यान में रखना, एस्कॉफ बॉडीज, एस्कॉफ बॉडी जो है वो किसमें देखने को मिलेगी, रूमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर में। और निग्री बॉडी जो है वो किसमें देखने को मिलेगी दोस्तों, निग्री बॉडी जो है वो देखने को मिलेगी हमें रेबीज के अंदर में। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो हमेशा ध्यान में रखना। हालांकि रेबीज से हमारा यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, लेकिन मैंने जो है वो एग्जाम की दृष्टि से दोनों क्वेश्चनों को जो है वो यहाँ पे क्लियर करवा दिया है कि एस्कॉफ बॉडीज क्या होती है और निग्री बॉडी क्या होती है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो यहां तक ये चीज जो है वो क्लियर हुई। मायोकार्डियम, अब यहां पे क्या होता है कि जैसे मायोकार्डियम पे अटैक करता है, सडनली हमारी मायोकार्डियल लेयर या मायोकार्डियम लेयर जो है वो फ्लेबी हो जाती है, लूज हो जाती है। क्या होता है, जैसे अटैक करते हैं लेकिन एक्यूट स्टेज के अंदर जो है ये फ्लेबी हो जाती है, लूज हो जाती है। अब दोस्तों मुझे ये बताओ कि अगर मायोकार्डियम लेयर लूज हो गई देन उसके बाद क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता ही है कि अगर मायोकार्डियम लूज हो गई है तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो सडन जो है वो डेथ हो सकती है। ये क्वेश्चन भी जो है वो दोस्तों आपका एम्स न्यू दिल्ली जब सेपरेट एग्जाम लेता था तो उसमें आया था कि जो रूमेटिक हार्ट डिजीज में डेथ होती है वो कौन सी स्टेज में होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, वो एक्टिव स्टेज में ही होती है, स्टार्टिंग स्टेज में ही होती है। क्यों? क्योंकि मायोकार्डियल लेयर में जो है वो जैसे अटैक आ तो मायोकार्डियल लेयर जो है वो लूज हो जाएगी। जब लूज हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो पेशेंट की जो है वो डेथ होना जायज है। क्लियर है। हाँ, इन्फेक्शन अगर लंबे समय तक चलेगा, एक बार एक्यूट स्टेज जो है वो क्लियर होगी तो कभी भी दोस्तों जो है वो डेथ नहीं हो सकती। तो बच्चों में या हम कहें कि रूमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर जो डेथ होती है वो एक्टिव स्टेज के अंदर होती है। वो भी कैसे होती है, मायोकार्डिटाइटिस की वजह से होती है। मायोकार्डिटाइटिस की वजह से क्यों? क्योंकि मायोकार्डियल लेयर जो है वो लूज एंड फ्लेबी हो जाती है, तो उसकी वजह से ये चीज होती है। ये क्वेश्चन भी यहां से निकल के आया। अब उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में सबसे लास्ट में, दैट इज एंडोकार्डियाटाइटिस। अब एंडोकार्डियाटाइटिस में जो है वो थोड़ी हिस्ट्री क्या बिल्कुल जो है वो चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं? फिब्रिनस पेरिकार्डिटाइटिस भी देखा, ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद ये रिकवर हो जाता है। मायोकार्डिटाइटिस को देखा, ठीक है, मेडिसिन लेने के बाद जो है ये ठीक हो जाता है, ये भी हमें पता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाता है हमारे पास में एंडोकार्डियाटाइटिस। अब एंडोकार्डियाटाइटिस में क्या होता है, तो दोस्तों सबसे पहले यह हमारे पास में एंडोकार्डियल है और यहाँ पे छोटे छोटे जो है वो इन्फ्लामेशन की वजह से नोच बन गए। अब देखो हमने क्या कहा कि कहीं पे भी कोई चीज होती है, जॉइंट्स में पेन हुआ, हमने जॉइंट्स को रेस्ट करवा दिया। हमने जो है वो ब्रेन में कोरिया हुआ, ब्रेन को रेस्ट करवा दिया। देन इरिथ्रेमा मार्जिनेटम हुआ, बॉडी को रेस्ट करवा दिया, मतलब सबको रेस्ट करवा दिया। अब क्या करोगे, एंडोकार्डियम को रेस्ट करवा दोगे? जी, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये एक इंपॉसिबल चीज है। होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको यूं समझो कि ये मेरी स्किन है और इसके ऊपर छोटे छोटे घाव लगे हुए हैं। अगर घाव है यहाँ पे, उन घाव को मैं इस तरीके से रखूं और बिल्कुल जो है वो सेपरेट रखूं, यहाँ पे किसी चीज की दिक्कत ना है, इनको प्रॉब्लम ना आए, तो धीरे धीरे घाव जो है वो ठीक होना चालू हो जाएंगे, हील हो जाएंगे। लेकिन अगर ये घाव है और मैं इनको कंटिन्यूस जो है वो इस तरीके से करूं तो ये घाव कभी ठीक होंगे? जी नहीं दोस्तों, वही सेम प्रोसेस यहां आ जाती है। होता क्या है कि यहाँ पे छोटे छोटे नोड्यूल्स है और ऑलरेडी जो है वो फीवर है तो टेकिकार्डिया है। टेकिकार्डिया है इन द सेंस कि पहले तो सिर्फ इस तरीके से ही जो है वो वाल पंच कर रहे थे, अब इस तरीके से करेंगे तो फास्ट करेंगे। तो जहां इनको रेस्ट चाहिए वहां जस्ट अपोजिट चीज हो रही है कि इनको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो यहां पे ये इरोजन्स जो है वो कभी भी ठीक नहीं होते। कंडीशन क्या निकल के आती है दोस्तों? कंडीशन निकल के आती है एंडोकार्डियाटाइटिस में हमारे पास में कि ये जो हमारे पास में धीरे धीरे जो है ये कोई वाल है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो धीरे धीरे स्कार बनना चालू हो जाते हैं और इनके जो है वो हमारे पास में जो वाल प्रेजेंट है, ये जो है हमारे पास में यहाँ पे ये दोनों जो है वो नेरो होना चालू होते हैं और परमानेंट स्कार बनने की वजह से जो है वो आगे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बढ़ती ही रहती है। अब तक आपने देखा, अगर हम सिनेरियो की बात करें तो ये कोई हमारे पास में इस तरीके से हम सिनेरियो लेते हैं। हुआ क्या, सबसे पहले ब्रेन पे अटैक किया, लेकिन ब्रेन पे अटैक किया, वापस समय के साथ जो है वो ठीक हो गया। क्लियर है। देन उसके बाद कहाँ अटैक किया, उसके बाद जो है वो जॉइंट्स पे अटैक किया, समय के बाद जो है वो ठीक हो जाते हैं। उसके बाद अटैक किया स्किन पे जो है इरिथ्रेमा मार्जिनेटम हुआ, ठीक हो जाते हैं। क्यूटिनिस पे किया, सब क्यूटिनिस में किया, ठीक हो जाते हैं।
उसके बाद हार्ट पे क्या, हार्ट में क्या सबसे पहले हमारे पास में पेरिकार्डियल लेयर पे, पेरिकार्डियल पे जो है वो फेब्रिनस पेरिकार्डियल है, तो उसमें हम जो है वो एंटीकोगुलेंट थेरेपी या जो है वो प्लाज्मोनोजन लेके जो है वो उसको ठीक कर सकते हैं। मायोकार्डियटाइटिस है, मायोकार्डियटाइटिस में अगर हमारे पास में इन्फ्लामेशन है तो हम एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो देके ठीक कर सकते हैं। और एंटीबायोटिक भी कौन सी दोस्तों, एंटीबायोटिक का मैंने आपको पहले जिक्र कर दिया था, दैट इज पेनिसिलिन। ये भी एग्जाम में जो है वो काफी बार क्वेश्चन आया था, रूमेटिक हार्ट डिजीज में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, तो दोस्तों ड्रग ऑफ चॉइस होती है पेनिसिलिन। अच्छा, इसके बाद एग्जाम में और क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर पेनिसिलिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो आप क्या दोगे, तो दोस्तों अगर पेनिसिलिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो हम उसमें जो है वो एजिथ्रोमाइसिन जो है वो देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन जो है वो देते हैं। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। उसके बाद क्या होता है कि एंडोकार्डियाटाइटिस, वो एंडोकार्डियाटाइटिस कभी भी ठीक नहीं होगा, वहां पे परमानेंट डैमेज हो जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में जो है वो आया हुआ है कि परमानेंट डैमेज जो है वो कहां पे हो जाते हैं, क्लियर है दोस्तों। अब तक हमने जो है वो रोमेटिक फीवर, रोमेटिक हार्ट डिजीज से जो है वो सारी चीज कंप्लीट कर ली है। मैं मेरी फर्स्ट इमेज निकालता हूं, उसमें आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम जो है वो डिस्कस करते हैं दोस्तों, किस पे डिस्कस करेंगे हम, हमारे पे एमसीक्यू सेशन में, क्लियर है। ये यहां पे था, समरी ऑफ द स्टोरी बताता हूं दोस्तों किस तरीके से हुआ। सबसे पहले क्या हुआ कि स्ट्रेप्टोकोकाई, कौन सा स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्रुप ए, और किस टाइप का, बीटा हेमोलाइटिक, यानी कि ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का इंफेक्शन हुआ कहां पे, गले के अंदर, सोर थ्रोट हुआ, फेरेंजाइटिस हुआ, क्लियर है। उसके बाद फेरेंजाइटिस हुआ, वो चीज होती है हमारे पास में रोमेटिक फीवर। समरी में आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी, आंख नाक कान सब कुछ खुले छोड़ दो दोस्तों। सबसे पहले ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का इंफेक्शन हुआ, गले के अंदर इंफेक्शन हुआ, गले के अंदर इंफेक्शन हुआ तो वहां पे इम्यून हेडक्वार्टर एक्टिवेटेड हुआ, वो इम्यून हेडक्वार्टर एक्टिवेटेड हुआ, उसने जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की, उस एंटीबॉडी से हमारे पास में जो फेरेंजाइटिस था वो ठीक हो गया। ये एक सिंपल प्रोसेस जो है वो चलती रहती है, 97 से 98% लोगों में यही चीज चलती है। लेकिन बाकी बचे 2 से 3% लोग, उनमें क्या होता है, उनमें सिनेरियो जो है वो अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एंटीबॉडीज बनी वो हमारे खुद के टिश्यू को ही जो है वो मारना चालू कर देती है। और वो कैसे मारती है? क्योंकि वो एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन पे अटैक करके मारती है। वो प्रोटीन होती है स्पेशल एम प्रोटीन, उस पे अटैक करके उसको मारती है। तो वैसी की वैसी प्रोटीन हमारे बॉडी में जो है 5 ऑर्गन्स है वहां पे होती है। कहां कहां पे होती है? ब्रेन में होती है, देन उसके बाद जॉइंट्स में होती है, उसके बाद हमारे पास हार्ट में होती है, उसके बाद जो है वो स्किन पे होती है और सबक्यूटेनियस टिश्यू पे होती है। क्लियर है दोस्तों? एक चीज यहां समझने वाली चीज है कि यहां पे इंफेक्शन फीवर हुआ तो सबसे पहले अटैक करता है जॉइंट्स पे, बाकी जॉइंट्स पे अटैक करने के बाद जो है वो किसी पे भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहां पे ये लिख दिया तो ये सीक्वेंस है, जी नहीं दोस्तों। पहले अटैक करेगा जॉइंट्स पे, उसके बाद वो कहीं पे भी कर सकता है, उसके बाद वो स्किन पे भी कर सकता है, उसके बाद वो क्यूटेनियस टिश्यू पे भी कर सकता है, उसके बाद वो हार्ट पे भी कर सकता है, उसके बाद जो है वो कहीं पे भी ब्रेन पे भी जो है वो कर सकता है। लेकिन स्टार्टिंग कहां से करेगा? स्टार्टिंग करेगा जॉइंट से। तो ये पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या होता है? अटैक किया, क्या क्या चीजें हुई? स्टार्टिंग से हमने पहले ही ली, सबसे पहले जॉइंट्स में, जॉइंट्स में लिया है कि ये किस पे अटैक करेगा? क्वेश्चन बनता है साइनोवियल जॉइंट्स पे। तो क्लियर है, साइनोवियल जॉइंट्स पे अटैक करेगा, बाकी जॉइंट्स वाले पे अटैक नहीं करेगा। वहां पे क्या होगा? स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगा, टेंडरनेस होगा, लेकिन कुछ समय के बाद जो है वो ऑटोमेटिक इससे रिकवर हो जाता है पेशेंट। कुछ भी नहीं करना पड़ता है, रेस्ट देना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा आप जो हो उसमें आपको एंटीबायोटिक नहीं देनी पड़ेगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। टाइम समय के बाद जो है वो एस्प्रिन देके उसको ठीक कर सकते हो। हमें जो है वो न तो अंडर डायग्नोसिस करना है, नहीं ओवर डायग्नोसिस करना है। कहीं आप देखो कि सीधा जो है वो रोमेटिक फीवर हो गया तो आप उसको जो है वो एंटीबायोटिक थेरेपी दे रहे हो, जी नहीं दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ एस्प्रिन से ही उसको ठीक करना है। क्लियर हो गया दोस्तों? उसके बाद आ जाता है ब्रेन में। ब्रेन में अटैक हुआ, कहां पे अटैक किया? बेसल गैंग्लियन पे अटैक किया, बेसल गैंग्लियन पे अटैक किया, मोटर एक्टिविटी चेंज हुई, देन क्या हो गया? कोरिया। कोरिया क्या होता है? इरेगुलर, या कहते हैं इम्बैलेंस ऑफ द बॉडी या इरेगुलर बॉडी मूवमेंट इज द कोरिया। तो वो कोरिया हो गया, उसको किस नाम से जानते हैं? सेंट वाइटर्सडेंस कोरिया और सेडनहेंस कोरिया। तो ये 2 वर्ड आपको याद रखने हैं। उसके बाद आ जाते हैं, ये यहां पे भी एक अच्छी चीज है कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता है वैसे वैसे कोरिया जो है वो ठीक होता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास में, हार्ट को मैं छोड़ दिया, स्किन पे आ जाते हैं। स्किन पे क्या करते हैं? देन छोटे छोटे पैचेज बना देते हैं, वो पैचेज धीरे धीरे हील होना चालू होते हैं। आरबीसी या हम कहें कि ब्लड क्लॉट के पैचेज बनते हैं।
अंदर से ठीक होते हैं, इसलिए उनका नाम दिया गया इरिथेमा मार्जिनेटम, यानी कि मार्जिन बचता है इसलिए इरिथेमा मार्जिनेटम। वो भी जो है वो ठीक हो जाते हैं। लास्ट हमने डिस्कस किया क्यूटेनियस टिश्यू में क्या होता है कि नोड्यूल्स बनना चालू हो जाते हैं, वो नोड्यूल्स बनते हैं और वो नोड्यूल्स जो है वो भी धीरे धीरे समय के साथ ठीक हो जाते हैं। अब आती है हमारे पास में सबसे मेन चीज, दैट इज हार्ट। तो हार्ट में क्या करेंगे, ये रूमेटिक हार्ट डिजीज कोज करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था कि अगर ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से जो एंटीबॉडीज बनती है और वो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी पे अटैक करती है, वहां पे वर्ड आ जाता है रूमेटिक। जैसे रूमेटिक आर्थराइटिस, रूमेटिक कोरिया, वैसे यहां पे हार्ट डिजीज तो है लेकिन वो किसकी वजह से हो रही है, रूमेटिक की वजह से हो रही है, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से हो रही है, इसलिए इसका नाम दिया गया रूमेटिक हार्ट डिजीज। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पे रूमेटिक हार्ट डिजीज में जो है वो तीनों चीजें चेंज हो गई, पेरिकार्डिटाइटिस, मायोकार्डिटाइटिस और एंडोकार्डिटाइटिस। पेरिकार्डिटाइटिस में क्या होता है, फाइब्रिन थ्रेड जो है वो अलग होके आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिब्रिनस पेरिकार्डिटाइटिस। एग्जाम में पूछ सकता है फिब्रिनस पेरिकार्डिटाइटिस किसकी वजह से होता है, तो दोस्तों वो होता है हमारे पास में रूमेटिक हार्ट डिजीज का एक टाइप है, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होता है। क्लियर है? इसका दूसरा नाम क्या था दोस्तों, ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डिटाइटिस। क्यों नाम दिया गया वो भी मैंने आपको चीज बता दी। उसके बाद आता है हमारे पास में मायोकार्डिटाइटिस। मायोकार्डिटाइटिस में एक्टिव स्टेज में मायोकार्डियम लेयर जो है वो लूज हो जाती है, काफी फ्लेबी हो जाती है और डेथ होने के चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं। इसी के अंदर हमें एक स्पेशल टाइप की बॉडीज देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं एस्कोफ बॉडीज। दो प्रकार की बॉडीज जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन होता है, नेग्री बॉडीज रेबीज में मिलती है और एस्केफ बॉडी जो है वो रोमेटिक हार्ट डिजीज में देखने को मिलती है। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में एंडोकार्डिटाइटिस। एंडोकार्डिटाइटिस में क्या होता है कि परमानेंट स्कार बन जाते हैं, परमानेंट जो है वो हमारे पास वाल जो है वो डैमेज हो जाते हैं। इसी में जितनी भी हमारे पास में पड़ी है परमानेंट डैमेज जो है वो किस में होते हैं, हार्ट के अंदर होते हैं, बाकी किसी के अंदर भी जो है वो कोई परमानेंट डैमेज नहीं होते हैं। तो ये भी एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आता है। क्लियर है दोस्तों? ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो फिब्रिनस पेरिकार्डिटाइटिस के अंदर जो हम एंटीकोगुलेंट दे सकते हैं या हम प्लाज्मिनोजन जो है वो दे सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद आ जाता है हमारे पास में मायोकार्डियल। मायोकार्डियल में होता है तो एंटीबायोटिक के थेरेपी के रूप में एक ही एंटीबायोटिक ड्रग ऑफ चॉइस में होती है, दैट इज पेनिसिलिन। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पेनिसिलिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी, रूमेटिक हार्ट डिजीज की। अच्छा, अगर पेनिसिलिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, नेक्स्ट एग्जाम के लिए क्वेश्चन तैयार है, अगर पेनिसिलिन है तो कौन सा आ जाता है हमारे पास में दोस्तों, एरिथ्रोमाइसिन जो है वो हमारे पास में एंटीबायोटिक के रूप में आ जाता है। क्लियर है? अब हमारे पास में आ जाता है कि ये सारी चीजें हुई रूमेटिक हार्ट डिजीज में जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जोन्स क्राइटेरिया या कौन सा क्राइटेरिया हम रूमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर देखते हैं। तो दोस्तों रूमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर जो है वो हम जोन्स क्राइटेरिया देखते हैं। अब जोन्स क्राइटेरिया क्या है, कौन सा, ये भी एग्जाम में जो है वो 3 बार क्वेश्चन पूछा गया। जोन्स क्राइटेरिया, जोन्स क्राइटेरिया जो है वो क्या है, तो जोन्स क्राइटेरिया जो है वो इस तरीके से लिया गया है। अब देखो किस तरीके से जे लिया गया है, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। आपको पता है जॉइंट्स जो है वो इन्वॉल्वमेंट होता है, ओ होता है ओ लुक्स हार्ट, ओ लुक्स हार्ट, यानी कि जो है वो हार्ट को देखो, यानी कि मायोकार्डिटाइटिस, मायोकार्डिटाइटिस या पेनकार्डिटाइटिस भी हम इसको कह सकते हैं। एंड क्या होता है दोस्तों, नोड्यूल, और नोड्यूल भी कौन सा, सबक्यूटेनियस नोड्यूल, सबक्यूटेनियस नोड्यूल। देन E for erythema marginatum, erythema marginatum. S for Siedenhans chorea, Siedenhans chorea. क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से जोन्स क्राइटेरिया का जो है वो निकल के आई फुल फॉर्म, और ये सब जगह यहीं पे अटैक करता है। ये चीज आपको ऑलरेडी इसमें जो है वो डिस्कस देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया दोस्तों? रूमेटिक हार्ट डिजीज जो है हमारे पास में कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हमारे पास में इसके एमसीक्यू सेशन पे। एमसीक्यू सेशन में देखते हैं कि किस किस तरीके से जो है वो क्या क्या चीजें निकल के आती है। तो दोस्तों एमसीक्यू सेशन आ गया हमारे पास में यहां से। एमसीक्यू सेशन को क्लियर करते हैं, वन बाय वन करके जो है वो आप अपना जो है वो एक्सपीरियंस और कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ रोमेटिक फीवर। रोमेटिक फीवर का जो है वो फर्स्ट सिम्टम्स क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों आपको पता है रोमेटिक फीवर में इंक्रीज टेम्परेचर होता है, शॉर्ट थ्रोट होता है, और उसके बाद में ये फर्स्टली अटैक कहां करते हैं, यहां पे पूछा गया है कि यूजुअली द फर्स्ट,
तो फर्स्टली जो है वो कहां पे अटैक करेंगे दोस्तों, ये अटैक करेंगे हमारे पास में जॉइंट्स पे। चलो ऑप्शन ले लेते हैं। पहला है चेस्ट पेन एंड पैल्पिटेशन। पहली चीज तो जो है वो चेस्ट पेन नहीं होता है, और पैल्पिटेशन क्या होता है दोस्तों, पैल्पिटेशन होता है हमारे पास में कि हार्ट बीट जो है वो आदमी खुद से सुनाई देता है उसको, यानी कि विदाउट जो है वो हमारे पास में स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, उसको बोलते हैं पैल्पिटेशन। सेकंड है जर्की अनकंट्रोलेबल मूवमेंट। तो दोस्तों जर्की और अनकंट्रोलेबल मूवमेंट जो है वो नहीं होता है, ये सेकेंडरी होता है, फर्स्ट में ये चीज नहीं होती है। थर्ड है जॉइंट पेन एंड फीवर। यस दोस्तों, राइट आंसर इज द जॉइंट पेन एंड फीवर। लास्ट आ जाता है रेशेव। जी नहीं दोस्तों, आंसर आएगा हमारे पास में सी, दैट इज जॉइंट पेन एंड फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट रूमेटिक फीवर इन चिल्ड्रन एक्सेप्ट। कौन सी जो है वो ड्रग्स हम यूज लेते हैं बच्चों में रूमेटिक फीवर में, कौन सी नहीं लेते हैं एक्सेप्ट। तो दोस्तों हमेशा ध्यान में रखना है, बच्चे में अगर आपको बात करें तो पहले ऑप्शन है हमारे पास में एसिटोमिनाफेन। दोस्तों एसिटोमिनाफेन जो है वो कभी भी जो है वो बच्चों में काम में नहीं ली जाती है। एंटीबायोटिक ले सकते हैं, देन एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ऑफ कोर्स लेते हैं, देन कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ऑफ कोर्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी जो हम लेते हैं, डेक्सोना, हाइड्रोकोर्टिसोन, ये सारी चीजें जो हम लेते हैं। हमें क्वेश्चन था कौन सी ड्रग्स जो है वो काम में नहीं ले सकते, तो दोस्तों आंसर जाएगा ए, एसिटामिनोफेन जो है वो कभी भी बच्चों में काम में नहीं ली जाती। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रूमेटिक फीवर प्रोफाइलेक्सिस इन पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट। पेनिसिलिन की अगर एलर्जी है तो रूमेटिक फीवर में कौन सी ड्रग्स हम दे सकते हैं। मैंने क्या कहा था दोस्तों, रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है हमारे पास में पेनिसिलिन। रूमेटिक हार्ट डिजीज का कोई भी पेशेंट आएगा तो आपको देखना है कि वहां पे पेनिसिलिन देते हैं। मैंने उसमें एक चीज और बताई थी, अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है तो क्या दे सकते हैं दोस्तों, तो उसमें जो है वो हम एरिथ्रोमाइसिन जो है वो दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास में राइट चला गया, दैट इज एरिथ्रोमाइसिन। क्लेंडामाइसिन जी नहीं दोस्तों, वैनकोमाइसिन जी नहीं दोस्तों, देन जेंटामाइसिन जी नहीं दोस्तों। आंसर जाएगा हमारे पास में ए, दैट इज एरिथ्रोमाइसिन। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में। नेक्स्ट है मोली। मोली जो है वो नाम है, विथ सस्पेक्टेड रूमेटिक फीवर इज एडमिटेड इन द पीडियाट्रिक यूनिट। मोली जो है वो पीडियाट्रिक यूनिट में जो है वो एडमिटेड है। व्हेन ऑब्टेटिंग द चिल्ड्रन हिस्ट्री देन नर्स कंसीडर विच इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो मोस्ट है जिसको कंसीडर करेंगे। पहला है हमारे पास में ए फीवर दैट स्टार्टेड 3 days एगो, यानी कि फीवर जो है वो 3 दिन पहले जो है वो हुआ है। तो दोस्तों रूमेटिक फीवर में हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, रूमेटिक फीवर में हम करते हैं सोर थ्रोट। क्या करते हैं, न कि सिंपल। यहां है कि फीवर स्टार्टेड 3 days एगो, तो फीवर तो दोस्तों कोई सा भी हो सकता है। हर फीवर को आप रूमेटिक हार्ट डिजीज का अर्ली साइन नहीं कह सकते। क्वेश्चन क्या पूछा था कि हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन करेंगे कि उस पर्सन को जो है वो रूमेटिक फीवर, तो दोस्तों इसको नहीं करेंगे। देन ए रिसेंट एपिसोड्स ऑफ फेरेंजाइटिस। यस, फेरेंजाइटिस का रिसेंट एपिसोड हुआ है। यस दोस्तों, इसी को जो है वो हम काउंट करेंगे कि यही इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास में करेगी रूमेटिक फीवर में। नेक्स्ट है लेक ऑफ इंटरेस्ट इन फूड। फूड में जो है वो इंटरेस्ट कम हो गया। तो दोस्तों फूड में इंटरेस्टेड बच्चों में बहुत अलग तरीके की चीज में, बहुत सारी चीज रीजन में जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट है वोमिटिंग फॉर 2 days। जी नहीं दोस्तों, इट्स नॉट रिलेशनशिप रिलेटेड टू रूमेटिक फीवर। आंसर क्या जाएगा दोस्तों, आंसर जाएगा हमारे पास में बी। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर के डेवलपमेंट के लिए जो है वो कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो जिम्मेदार है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन फटाफट जो है वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। देखते हैं आपने जो है वो कितना गेन किया है। ऑप्शन में इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगले कंपिटिटिव एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे देखने को मिलेगा। ऑप्शन है हमारे पास में ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, सेकंड ऑप्शन बी दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, थर्ड इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड फोर्थ इज हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो बताइए दोस्तों कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास रूमेटिक फीवर या यहाँ पे अगर रूमेटिक हार्ट डिजीज भी आ जाता तो भी आंसर जो है वो हमारे पास में सेम ही रहता। कमेंट बॉक्स में फटाफट जो है वो इसका आंसर बताइए। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 9 year old इज एडमिटेड सस्पेक्टेड रूमेटिक फीवर विच फाइंडिंग सजेस्टिव ऑफ
पॉलीमाइग्रेटरी आर्थराइटिस, यानी कि एक 9 साल का बच्चा है जो कि किससे एडमिटेड है, सस्पेक्टेड विथ रोमेटिक फीवर से, रोमेटिक फीवर से जो है वो एडमिटेड है। तो कौन सी फाइंडिंग्स जो है वो इंडिकेट करेगी कि पॉलीमाइग्रेटरी आर्थराइटिस है। तो दोस्तों पॉलीमाइग्रेटरी आर्थराइटिस में मैंने आपको बताया, एक तो होता है कि वो माइग्रेट होंगे, जैसे यहां पे हो गया, देन नी जॉइंट्स में होगा। दूसरे साथ मैंने आपको बताया था कि स्वेलिंग होगी, देन इन्फ्लामेशन होगा, देन वहां पे जो है वो स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन एंड इफ्यूजन प्रेजेंट होगा। पहला ऑप्शन है पेनलेस स्वेलिंग ओवर द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द जॉइंट। दोस्तों पहली चीज है कि पेनलेस नहीं होता है। सेकंड, इरेगुलर मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज एंड फेशियल ग्रेमेसी। दोस्तों इरेगुलर मूवमेंट नहीं होता है, नहीं फेशियल ग्रेमेसी जो है वो होती है, तो सेकंड ऑप्शन भी जो है वो नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन एंड इफ्यूजन ऑफ द जॉइंट। यस दोस्तों, स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगा और इफ्यूजन होगा जॉइंट्स के अंदर में। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास में, सी। नेक्स्ट है फेंट एरिया ऑफ रेड डिमेक्रेशन ओवर द बैक एंड एब्डोमेन। जी नहीं दोस्तों, ये भी नहीं होगा, आंसर जाएगा सी, ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास में राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है रूमेटिक फीवर इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स, हार्ट, स्किन एंड नर्वस सिस्टम। ऑफ कोर्स रूमेटिक फीवर हमने पढ़ा था, किसका इन्फ्लामेशन करवाता है, जॉइंट्स का करवाता है। यस, जॉइंट्स का करवाता है रोमेटिक आर्थराइटिस, हार्ट का करवाता है रोमेटिक हार्ट डिजीज, स्किन का करवाता है एरिथेमा मार्जिनेटम एंड नर्वस सिस्टम दैट इज रोमेटिक कोरिया करवाता है। दैट अकर्स इन चिल्ड्रन एज कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन of throat, while most of the people of rheumatic fever recover with part of the body में permanently damage in small percentage of fever। देखो वही क्वेश्चन निकल के आ गया कि यहाँ पे क्वेश्चन को जरूर बड़ा बना दिया है। क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि किसी भी पर्सन को जो है वो रूमेटिक फीवर होता है, कहां अटैक डालता है, जॉइंट्स पे डालता है, ब्रेन पे डालता है, हार्ट पे डालता है, स्किन पे डालता है, सबक्यूटेनियस पे जोड़ डालता है। अब इसमें पूछा है कि उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट ले लिया है, ट्रीटमेंट लेने के बाद जो है वो हर चीजों से जो है वो रिकवर हो जाता है। कुछ परसेंट या कुछ लोगों में जो है वो परमानेंटली डैमेज होता है, तो वो किस में होता है। पहली चीज है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पहली चीज तो ये है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे तो ये अटैक डालता ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। नेक्स्ट ईयर, जी नहीं दोस्तों, ईयर पे भी नहीं करता है कोई डैमेज। हार्ट, यस राइट आंसर इज द हार्ट पे जो है वो परमानेंटली डैमेज करता है, तो आंसर यही जाएगा। मैंने भी आप फोर्थ ऑप्शन है लंग्स नहीं जाएगा दोस्तों, आंसर जाएगा सी। मैंने आपको बार बार ये चीज रिपीट की है कि परमानेंटली डैमेज जो है वो कहां पे होता है दोस्तों, परमानेंटली डैमेज होता है हमारे पास में हार्ट के ऊपर। क्लियर है दोस्तों। तो आज की क्लास में जो हो हमने रूमेटिक फीवर पढ़ा था। रूमेटिक फीवर जो है वो इसी तरीके से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। काफी बार जो है वो लोगों को ये क्वेश्चन पूछा गया है और हर बार एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन आते हैं। लोग इसको छोटा टॉपिक समझ के जो है वो छोड़ देते हैं। दोस्तों किसी भी बड़े बुजुर्ग देखते हैं कि पतला देख के जो हो भिड़ना नहीं, मोटा देख के डरना नहीं, ठीक उसी तरीके से हर एक छोटी चीज को देख के छोटा नहीं समझना है। अगर मान लीजिए अगर ये छोटी भी चीज है, अगर छोटी चीज से भी हमें जो है वो मार्क्स आ रहे हैं तो दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों पढ़ते रहिए। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है उस चीज को बताइए। बहुत सारे लोगों को कमेंट आया था कि ईसीजी पढ़ना है। दोस्तों कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो आपको ईसीजी भी पढ़ाएंगे। और भी आपके मन में या कोई भी टॉपिक जो है वो जरूर बताइएगा दोस्तों। आपके कमेंट आपके लिए बेनिफिशियल है। हर लोग कहते हैं कि कमेंट कीजिए। दोस्तों आप कमेंट करोगे तो उससे हमें पता चलेगा कि टीएनसी एक्सप्रेस जो है वो कितनी बेनिफिशियल है और किस तरीके से हम आगे कौन सा नया टॉपिक बच्चों के लिए जो है वो लेके आ सकते हैं, क्योंकि टोटली बच्चों की डिमांड पूरा करना ही जो मेरा फर्ज है। तो दोस्तों पढ़िए, क्लास कैसे लगी उसके बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। विचार कोई से भी हो सकते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बताइए, नेगेटिव है तो नेगेटिव बताइए। जैसा भी आपके मन में है वो आप जो है वो हमें बताइए। आपके कमेंट्स या आपका जो है वो सामने से फीडबैक ही हमारे पास में वो मोटिवेशनल है। इसी के साथ मैं आज की क्लास का समापन करता हूं। पहले तो राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन का, दूसरा आप ये क्लास कैसी लगी उसके बारे में बताइए, और तीसरा आप बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है। इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।